हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इरिथ्रो एंड थ्रियो नॉमेनक्लेचर के बारे में और इनैंसियोमर डायस्टेरियोमर के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको डीएल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये नॉमेनक्लेचर उन कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है जिनके पास 2 कायरल कार्बन होते हैं। ये नॉमेनक्लेचर उन कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है जिनके पास 2 कायरल कार्बन होते हैं। ये केवल फिशर प्रोजेक्शन के लिए ही वैलिड होता है। ये केवल फिशर प्रोजेक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं, जब सिमिलर ग्रुप जो है एक ही साइड में होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इरिथ्रो। और जब सिमिलर ग्रुप जो है अपोजिट साइड में होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, थ्रियो। यहाँ पे देखते हैं, जब सिमिलर ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड में होंगे उसको क्या कहेंगे, थ्रियो। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH और OH एक ही साइड में है तो इसको हम क्या कहेंगे, इरिथ्रो। यहाँ पे देखिए Cl और Cl एक ही साइड में है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इरिथ्रो। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो आप OH इस साइड में है और एक OH उसके अपोजिट साइड में है, मतलब ये एक दूसरे से अपोजिट साइड में है तो इसको क्या कहेंगे, थ्रियो कहेंगे। इसको हम थ्रियो कहेंगे। और यहाँ पे देखेंगे Cl इस साइड में है एक और एक Cl इस साइड में है तो इसको हम क्या कहेंगे, थ्रियो कहेंगे। एक राइट में होगा तो दूसरा लेफ्ट में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, थ्रियो कहेंगे। और अगर दोनों राइट या दोनों लेफ्ट में होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इरिथ्रो कहेंगे। अब देख लेते हैं इसको, पेपर में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर is used only in those compound which have 2 chiral carbon। वही आपको बताया है कि ये ऐसे सिस्टम या कंपाउंड के लिए यूज़ किया जाता है जिसके पास 2 कायरल कार्बन होते हैं। इट इज़ वैलिड फॉर फिशर प्रोजेक्शन। ये फिशर प्रोजेक्शन के लिए वैलिड होता है। सिमिलर ग्रुप आर ऑन द सेम साइड देन इरिथ्रो। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है तो उसको हम क्या कहेंगे, इरिथ्रो कहेंगे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से आपको समझाया था। और यहाँ पे देखेंगे, अगर सिमिलर ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड में होंगे उसको हम क्या कहेंगे, थ्रियो कहेंगे। सिमिलर ग्रुप आर ऑन द अपोजिट साइड देन थ्रियो। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब आगे देख लेते हैं। अब देखेंगे इनैंसियोमर क्या होता है। ये पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है जो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में हमने आपको बताया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ने रोटेट कर देता है। ये क्या होते हैं, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, इनैंसियोमर कहेंगे। अगर एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। यहाँ पे देखिए ये कंपाउंड लिए हैं हम, इसको क्या कहेंगे, टार्टेरिक एसिड। एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझते हैं। ये कंपाउंड का अगर हम मिरर इमेज बना रहे हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला OH ग्रुप इस साइड में आ जाएगा और H जो है वो इस साइड में आ जाएगा। और ये वाला H जो है इस साइड में आएगा, OH जो है इस साइड में चला जाएगा और COOH जहाँ है वैसा ही रहेगा। ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या होगा, अगर इसको हम उठा के इस पे रखेंगे तो वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे। उठा के रखेंगे अगर तो ये OH जो है वो H के साइड में चला जाएगा और जो H है वो OH के साइड में जाएगा। तो इसका मतलब है ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। देख लेते हैं इसको। द पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर विच फॉर्म mirror image of each other and non-superimposable are called enantiomer of each other। ये एक दूसरे के क्या होंगे, enantiomer होंगे। ये क्या है, एक दूसरे के enantiomer हैं। अब देखते हैं ये क्या होते हैं। इनैंसियोमर्स जो होते हैं उनके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है। देखिए, जब ये दोनों
ये भी टार्टेरिक एसिड है और ये भी टार्टेरिक एसिड है, तो इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा क्या? जब दोनों एक ही हैं तो इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो सेम ही होगा। इनैंसियोमर में स्पेस में एटम या ग्रुप के डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं। इनैंसियोमर में स्पेस में एटम या ग्रुप के डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं। इसको हम समझ लेते हैं पहले एग्जांपल से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आरएस नॉमेनक्लेचर करना होता है इसमें। आरएस नॉमेनक्लेचर में हम डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आरएस नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं। इसमें सीक्वेंस रूल का यूज़ किया जाता है। सीक्वेंस रूल भी हम आपको डिटेल में बताए थे। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ से कार्बन से डायरेक्टली O अटैच है, यहाँ पे कार्बन अटैच है, यहाँ पे कार्बन अटैच है, यहाँ पे H अटैच है। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन हो जाएगा फर्स्ट। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो हम सेकेंड एटम पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड देंगे। और इसको क्या देंगे, थर्ड, और इसको फोर्थ देंगे। अब देखिए फोर्थ ग्रुप जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, हॉरिजेंटल पे। और हॉरिजेंटल हमने आपको बताया था, हॉरिजेंटल जो होता है वो होता है एबव द प्लेन। हॉरिजेंटल जो होता है वो एबव द प्लेन होता है, और ये वाली लाइन वर्टिकल जो होती है वो बिलो द प्लेन होती है। तो एबव द प्लेन पे फोर्थ ग्रुप है, और इसका डायरेक्शन देखेंगे 1 2 3 डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए एस होता है, तो यहाँ पे एस होगा। अब इसका कर लेते हैं। यहाँ पे इसको फर्स्ट देंगे, इसको सेकेंड देंगे, इसको थर्ड देंगे, और इसको फोर्थ देंगे। यहाँ पे भी फोर्थ ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, एबव द प्लेन प्रेजेंट है, एबव द प्लेन फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट है। अब डायरेक्शन इसका देख लेते हैं। डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, आर होता है, आर होता है। यहाँ पे यही बोला गया है, इसका क्या होता है, अरेंजमेंट स्पेस में एटम या ग्रुप के डिफरेंट होते हैं। एटम या ग्रुप के स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख लिए होंगे, ये एक दूसरे के क्या है, इनैंसियोमर हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। और इसका ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट भी डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे एस आ रहा है तो यहाँ पे आर आ रहा है। देखिए अगर एस आएगा एक का तो दूसरे वाले का आर आएगा, और अगर एक का आर आ रहा है तो दूसरे वाले का एस आएगा। यही यहाँ पे बताया गया है आपको। देख लेते हैं इसको। इनैंसियोमर्स हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ये जो होते हैं इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होंगे वो सेम होंगे। रीज़न आपको बता चुके हैं। इनैंसियोमर हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। अब आगे देख लेते हैं डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। देखेंगे डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। ये भी पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, डायस्टीरियोमर कहेंगे। इनैंसियोमर में हमने क्या कहा था, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज जो हैं वो नहीं होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आप, ये एग्जाम्पल हम आपको लिए, यहाँ पे OH है, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे जो ग्रुप है आपका, तो इसका जब हम मिरर इमेज बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ से Br हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, CH3 वैसे अटैच होगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनैंसियोमर होंगे। ये एक दूसरे के इनैंसियोमर होंगे। अब ये वाला देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम देखें तो इसका मिरर इमेज ये है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये भी क्या है, इनैंसियोमर है। तो डायस्टीरियोमर कौन से होंगे, डायस्टीरियोमर्स कौन से होंगे, जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है
वो क्या होंगे, डायास्टीरियोमर्स होंगे। फर्स्ट और सेकेंड, ये वाला और ये वाला क्या होगा, डायास्टीरियोमर्स होगा। फर्स्ट और सेकेंड डायास्टीरियोमर्स हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, और अगर इसको उठा के इस पे रखेंगे तो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है और नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, डायास्टीरियोमर। और यहाँ पे देख लेते हैं सेकेंड और फोर्थ वाले में, सेकेंड और फोर्थ वाले में भी ये एक दूसरे के क्या हैं, डायास्टीरियोमर्स हैं। डायास्टीरियोमर्स क्यों हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज नहीं है और नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, इसीलिए ये क्या हैं, डायास्टीरियोमर्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने आपको क्या बताया था। ये फर्स्ट और फोर्थ वाले भी हो सकते हैं, फर्स्ट और फोर्थ वाले भी हो सकते हैं, और यहाँ से ये वाले भी डायास्टीरियोमर्स हो सकते हैं और ये वाले भी डायास्टीरियोमर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को, आपको क्या देखना है, जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो और क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। देख लेते हैं यहाँ पे, द पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर विच डू नॉट फॉर्म मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल आर कॉल्ड डायास्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या होंगे, डायास्टीरियोमर्स होंगे। और डायास्टीरियोमर्स में हमने आपको उसमें इनैंशियोमर में बताया था, इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे डायास्टीरियोमर्स में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि कंपाउंड ही डिफरेंट आ रहा है तो डिफरेंट ही होगा ना। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर में हम दो इनैंशियोमर को मिक्स करते हैं तो हमको ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म प्राप्त होता है कंपाउंड का, उसको हम क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर, और इसको रेसमिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, दो कंपाउंड जो क्या होते हैं, इनैंशियोमर होते हैं, उनको मिक्स किया जाता है तो हमको ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म मिलता है कंपाउंड का, उसी को हम क्या कहेंगे, रेसमिक मिक्सचर और रेसमिक मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे एग्जांपल से सबसे पहले समझ लेते हैं इनैंशियोमर क्या होता है। हालांकि हमने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इनैंशियोमर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होता है, दो पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए लैक्टिक एसिड का, तो यहाँ पे अगर हम मिरर इमेज देख रहे हैं तो ये इसका मिरर इमेज है, क्योंकि देखिए यहाँ पे OH इस साइड में है और मिरर इमेज में इस साइड में आएगा, और H जो है यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसको अगर उठा के हम इस पे रखते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, क्योंकि अगर हम इसको उठा के इस पे रखेंगे तो जो OH है वो H के साइड में जाएगा और जो H है वो OH के साइड में जाएगा, तो ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इसी को हम क्या कहते हैं, इनैंशियोमर कहते हैं। इनैंशियोमर पेयर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इनैंशियोमर क्या होता है। इनैंशियोमर में एक डी फॉर्म होता है और एक एल फॉर्म होता है, और इसी को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, रेसमिक मिक्सचर मिलता है। यहाँ पे समझ लीजिए ये क्या है, डी लैक्टिक एसिड है और यहाँ पे क्या है, एल लैक्टिक एसिड है। अगर इसको हम इक्वल अमाउंट में, जितना अमाउंट में डी है उतना ही अमाउंट में एल को मिक्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है, रेसमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, जो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में होते हैं। ये डी फॉर्म है और ये एल फॉर्म है। ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो अगर इसको हम मिक्स कर देते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म प्राप्त होता है। अमाउंट क्या होना चाहिए, लेकिन इक्वल होना चाहिए, जितना डी है उतना ही एल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर हम 50% जो है वो
प्लस एल मतलब डी फॉर्म को मिक्स कर रहे हैं लैक्टिक एसिड, और 50% जो है माइनस एल लैक्टिक एसिड को मिक्स कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा प्लस माइनस मतलब डी एल लैक्टिक एसिड, और इसी को हम क्या कहेंगे, रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखने से पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ टू इनैंशियोमर आर मिक्स्ड टुगेदर इट गिव्स एन ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड द रेशमिक मिक्सचर आर रेशमिक मॉडिफिकेशन। अब देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या होता है। जब इक्वल अमाउंट में डी और एल आइसोमर को मिक्स करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो सोल्यूशन क्या होता है, इनएक्टिव होता है। देखिए, जब डी और एल आइसोमर्स को मिक्स करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो सोल्यूशन क्या होता है, इनएक्टिव होता है। और रोटेशन मतलब डी का रोटेशन अलग होता है और एल का रोटेशन अलग होता है। एल का रोटेशन अगर होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और डी का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, मतलब ये राइट में रोटेट करता है, ये लेफ्ट में रोटेट करता है। इसी वजह से ये क्या होता है, रोटेशन उसका बैलेंस हो जाता है, अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाता है, कंपनसेटेड हो जाता है, और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और इसी वजह से कंपाउंड क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। यही यहाँ पे लिखा गया है कि अगर डी और एल फॉर्म को किसी सॉल्वेंट में मिलाएंगे इक्वल अमाउंट में, तो सोल्यूशन क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसका रोटेशन जो होता है डी और एल का अपोजिट होता है, तो वह क्या करता है, बैलेंस करता है या कैंसिल आउट कर देता है एक दूसरे के रोटेशन को। इसी वजह से जो कंपाउंड हमको प्राप्त होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इफ equimolar amount of D and L isomer are mixed in a solvent, the solution is inactive. The rotation of each isomer is balanced or compensated by the equal but opposite rotation of the other. अब देख लेते हैं यहाँ पे देख लीजिए, डी लैक्टिक एसिड है प्लस एल लैक्टिक एसिड है, और इसको अगर मिक्स करेंगे इक्वली अमाउंट में तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड। अगर मान लीजिए यहाँ पे डी फॉर्म जो है वो रोटेट कर रहा है इतना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इतना रोटेट कर रहा है प्लस में, और ये क्या कर रहा है, इतना रोटेट कर रहा है माइनस में, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और क्या आएगा, जीरो आएगा। अर्थात ये डी और एल जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसी वजह से कंपाउंड क्या मिलता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलता है। अब आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं रेशमाइजेशन क्या होता है। ये कन्वर्जन का प्रोसेस होता है इनैंशियोमर्स या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या फिर डी एल आइसोमर्स या प्लस माइनस का कन्वर्जन किस में हो जाता है, रेशमिक मिक्सचर में होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रेशमाइजेशन कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें इनैंशियोमर प्लस या माइनस या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का कन्वर्जन किस में होता है, रेशमिक मिक्सचर में हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रेशमाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंड आइसोमर्स प्लस और माइनस, इसको कह सकते हैं, ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू द रेशमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेशमाइजेशन। आई होप ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब भी आप जानते होंगे, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मीसोफॉर्म क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड में दो या दो से अधिक कायरल एटम्स होते हैं। इसमें एक सिंगल कंपाउंड में दो या दो से अधिक कायरल एटम्स होते हैं। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। देखिए, कायरल कार्बन एटम के प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये किसी भी मॉलिक्यूल को एक इमेजिनरी लाइन पास करते हैं तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। ये हम आपको जब सिमेट्री पढ़ा रहे थे तो डिटेल में वीडियो प्रोवाइड किए हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब देख लेते हैं, जो फर्स्ट हाफ होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, वाइल द सेकेंड हाफ जो होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट कर देता है। इसमें क्या करते हैं, दोनों हाफ्स जो हैं एक दूसरे के रोटेशन को न्यूट्रलाइज्ड कर देते हैं।
तो कंपाउंड क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मीसो कंपाउंड कहते हैं। इसी को हम मीसो कंपाउंड कहते हैं। इट इज ए सिंगल कंपाउंड विच कंटेन्स 2 or more chiral carbon atoms. The compound of optically inactive due to the presence of plane of symmetry. The half of the compound rotate the plane of polarized light in clockwise direction, while the other half equally rotate the plane polarized light in anti-clockwise direction. Thus, optical rotation of one half of the molecule is neutralized by that of the other half. Thus, the molecule is optically inactive due to the internal compensation. Such compound are called meso compound. कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, जिसके पास मान लीजिए 2 कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है। 1 मिनट। यहाँ से OH अटैच है, यहाँ से H अटैच है। अब सेकेंड कायरल कार्बन जो है उससे भी OH अटैच है, H अटैच है और COOH अटैच है। पहला कंडीशन क्या था, इसमें 2 या 2 से अधिक कायरल कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 कायरल कार्बन है, ये क्या है, सेकेंड कायरल कार्बन है। और ये फिर भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा। ये देखिए इमेजिनरी लाइन हमने पास किया है, तो ये क्या हो रहा है, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ दोनों ही इक्वल्स हैं। तो ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसी वजह से कंपाउंड क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। अब इनएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि पहले वाले हाफ का इस वाले हाफ का रोटेशन जो होगा वो क्लॉकवाइज होता है, और दूसरे वाले हाफ का रोटेशन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। जो दोनों का रोटेशन जो होता है वो अलग अलग होता है, और ये एक दूसरे के रोटेशन को जो है वो कैंसिल आउट कर देते हैं या न्यूट्रलाइज्ड कर देते हैं। इसी वजह से कंपाउंड क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं, ये कंपाउंड ले लिए हैं हम। पहला कंडीशन क्या था, इसमें 2 या 2 से अधिक कायरल कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, फिर भी ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम आपको बता चुके हैं क्या होता है। देखिए ये 2 इक्वल हाफ में इसको डिवाइड कर देता है कंपाउंड को। जो पहला हाफ होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, और दूसरा हाफ क्या होता है, करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो ये एक दूसरे के रोटेशन को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज्ड कर देते हैं। इसी वजह से कंपाउंड क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, और इसे हम क्या कहेंगे, मीसो कंपाउंड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, इससे पहले ये देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो किसका टाइप्स होता है। तो ये यहाँ पे देखेंगे हम, आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम आपको पूरा बता चुके हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं ये सब के बारे में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें सेम फार्मूला होता है और डिफरेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या होता है, सेम फार्मूला होता है और सेम ही क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। सेम स्ट्रक्चर होता है और सेम फार्मूला होता है। तो डिफरेंट क्या होता है,
अरेंजमेंट, एटम का अरेंजमेंट क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। आइसोमर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है इसके 5 टाइप होते हैं, वो हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। इसमें क्या होता है, सेम फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें ही स्टीरियो आइसोमर में ही क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है और उसमें क्या होता है, सेम फार्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, केवल क्या होता है, एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंट हो रहा है, एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, यदि कार्बन कार्बन एटम के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड होता है तो वो फ्री रोटेशन कर सकते हैं बॉन्ड के अलोंग, और यदि कार्बन कार्बन एटम के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो वो बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन जो उनका होता है वो रुक जाता है। उसी को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसी को हम क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कार्बन कार्बन एटम के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो वो बॉन्ड के अराउंड जो है फ्री रोटेशन कर सकते हैं, और यदि डबल बॉन्ड होता है तो उनका रोटेशन जो है वो रुक जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसी को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए यहाँ पे, यदि कार्बन कार्बन एटम के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये फ्री रोटेशन कर सकता है बॉन्ड के लॉन्ग फ्री रोटेशन कर सकता है, और अगर डबल बॉन्ड हो जाता है तो ये रोटेशन जो है वो नहीं कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता है। ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे आप, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये रोटेट कर सकता है, ऐसे ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है, लेकिन अगर यही डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो आप अगर रोटेट करेंगे तो देखिए ये ऐसे रोटेट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड इसको रोकेगा, और ऐसे रोटेट करना चाहेंगे इस साइड से तो ये वाला बॉन्ड इसको रोकेगा, मतलब फ्री रोटेशन तब आप नहीं कर सकते हैं। यही यहाँ पे बताया गया है। When two carbon atom are linked together by single bond, free rotation around each carbon atom is possible, but this rotation is hindered in case of compound containing carbon-carbon double bond, known as geometrical isomerism and cis-trans isomerism। अब यहाँ पे देखते हैं सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे सिस आइसोमेरिज्म। इस आइसोमर में सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में लाई करता है। इस आइसोमर में सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में लाई करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस आइसोमर्स कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये हो गया डबल बॉन्ड आपका, और इस साइड भी सेम ग्रुप लाई कर रहा है, इस साइड में भी सेम ग्रुप लाई कर रहा है, ये वाला और ये वाला सेम ग्रुप जो है लाई कर रहा है। बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी है। यदि एक भी साइड में सेम ग्रुप लाई कर रहा है, यदि मान लीजिए यहीं पे भी खाली सेम ग्रुप लाई कर रहा है, इधर नहीं कर रहा है, तब भी वो सिस ही होगा। एक साइड में होगा तो सिस होगा। यहाँ पे दोनों साइड में दिख रहा है आपको ना, लेकिन अगर एक ही में मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ सी है, तब भी ये क्या होगा, सिस होगा, सिस होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो सेम ग्रुप लाई कर रहे हैं ना डबल बॉन्ड के एक ही साइड। यहाँ पे देखिए CH3 है, CH3 है, सेम ग्रुप हो गया। यहाँ पे H है, H है, और यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, तो यहाँ पे तो सेम ग्रुप लाई नहीं कर रहे, लेकिन इस साइड देखेंगे तो COOH सेम ग्रुप लाई कर रहे हैं एक साइड में, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। तो देख लेते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। द आइसोमर in which same group lie on the same side of the double bond is called cis isomers। अब आगे देख लेते हैं ट्रांस आइसोमर क्या होता है। ट्रांस आइसोमर देखेंगे, इस आइसोमर में सेम ग्रुप जो है डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में लाई करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर कहते हैं। इस आइसोमर में सेम ग्रुप जो है डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में लाई करते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर कहेंगे। द आइसोमर इन विच सेम ग्रुप लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है
और इसके अपोजिट साइड में बी इस साइड में है और बी इस साइड में है, ए इस साइड में है, ए इस साइड में है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड में ही लाई कर रहे हों, एक अलग भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक तो कम से कम होना चाहिए अपोजिट साइड में। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड हो गया, CH3 इस साइड में है, CH3 इस साइड में है, अपोजिट साइड में है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। यहाँ पे भी ये ट्रांस था और ये भी क्या है, H इस साइड में है तो H इस साइड में है, अपोजिट साइड में है डबल बॉन्ड के, तो ये भी ट्रांस हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, इस वाले अपोजिट साइड में क्या है, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे अब देखेंगे तो CH3 है, COOH है, COOH है अपोजिट साइड में, तो एक साइड में ही अगर होगा तब भी वो ट्रांस ही होगा, तो ये भी ट्रांस हो जाएगा, ये भी ट्रांस हो जाएगा, अब ये भी ट्रांस हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, ये कैसे होता है। लीवेल एंड वांट हाफ के अनुसार कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, मतलब इसकी 4 वैलेंसियाँ होती हैं तथा इनकी जो चारों वैलेंसियाँ होती हैं वो रेगुलर टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर की ओर क्या होती हैं, डायरेक्टेड होती हैं, की ओर डायरेक्टेड होती है। फिर से सुन लीजिए, लीवेल एंड वांट हाफ के अनुसार कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट होता है, अर्थात इसकी 4 वैलेंसियाँ होती हैं और इनकी चारों वैलेंसियाँ जो होती हैं वो रेगुलर टेट्राहेड्रल के रूप में 4 कॉर्नर की ओर क्या होती हैं, डायरेक्टेड होती हैं। इनके बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है 19 डिग्री 28 मिनट होता है। यहाँ पे समझ लेते हैं अच्छे से, इनके अकॉर्डिंग जो कार्बन होती हैं उनकी 4 वैलेंसियाँ होती हैं, ये 4 वैलेंसियाँ हो गई और ये चारों वैलेंसियाँ रेगुलर टेट्राहेड्रल के चारों कॉर्नर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे डायरेक्टेड होती हैं और इनके बीच का जो एंगल होता है वो इतना होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। According to Liebel and Van 't, the 4 valency of carbon atom are directed towards 4 corners of a regular tetrahedral. The angle between any 2 valency bond is 109 डिग्री 28 मिनट। अब आगे देख लेते हैं, यदि जो कार्बन एटम है उनके बीच में अगर डबल बॉन्ड हो रहा है तो 2 टेट्राहेड्रल जो है एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, 2 टेट्राहेड्रल एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और रोटेशन जो होता है वो रुक जाता है। इनका रोटेशन जो होता है, फ्री रोटेशन रहता था ना अगर सिंगल बॉन्ड रहते हैं कार्बन के बीच, लेकिन अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो इनका रोटेशन क्या हो रहा है, रुक जाता है। इस वजह से जो पोजीशन होता है एटम या ग्रुप का स्पेस में फिक्स हो जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। देखिए, यदि कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है तो 2 टेट्राहेड्रल जो होता है वो कनेक्टेड हो जाते हैं, तो इनका जो रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन होता है वो रुक जाता है, तो जो पोजीशन एटम या ग्रुप की होती है वो स्पेस में फिक्स हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ the 2 carbon atom are linked together by a double bond, the 2 tetrahedral containing them must be in contact at 2 common corners and their free rotation is restricted. Thus, the position of the atoms or groups are fixed in space and hence they show geometrical isomerism। अब इसका स्ट्रक्चर हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं। यहाँ पे ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये 2 टेट्राहेड्रल जो है वो कनेक्टेड हैं, इसीलिए इसका रोटेशन जो होगा वो फ्री नहीं हो सकता है। यदि देखिए ये वाला का ऐसे अटैच है और ये वाला ऐसे अटैच है, अगर रोटेट करेंगे तो ये एक दूसरे को रोकता है, इसी वजह से फ्री रोटेशन हम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ये मतलब जो है अलग अलग कंपाउंड का आपको दिखा रहा है, एक सिस है तो एक ट्रांस है, तो यहाँ पे आप खाली इस वाले स्ट्रक्चर को समझिए, कंपाउंड को आपको नहीं देखना, बस स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे रोटेशन जो होता है क्यों रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बना के आपको ट्राई करना होगा। इजेट नॉमेनक्लेचर के बारे में, डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन एटम पर उपस्थित एटम्स या ग्रुप का सीक्वेंस
रूल के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी तय करते हैं। फिर से सुन लीजिए, डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन एटम पर उपस्थित एटम या ग्रुप की प्रायोरिटी हम सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग तय करते हैं। सीक्वेंस रूल हमने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सीक्वेंस रूल क्या होता है। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। सीक्वेंस रूल जो होता है उसी के अकॉर्डिंग हम एटम की प्रायोरिटी तय करते हैं कि किसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, किसको सेकंड, किसको थर्ड, ऐसे हम प्रायोरिटी तय करते हैं। तो प्रायोरिटी हम निम्नलिखित रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम तय करते हैं। सबसे पहला देखते हैं एटॉमिक नंबर किसका सबसे ज़्यादा है। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अब सेकंड रूल ये आ जाता है कि अगर मान लीजिए एटॉमिक नंबर सेम हो, जैसे एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी एटॉमिक नंबर जो होती है वो सेम होती हैं। जब एटॉमिक नंबर सेम होगी तब हम वहाँ पे क्या देखेंगे, मास नंबर। तो मास नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसको हम हायर प्रायोरिटी देंगे। थर्ड रूल क्या होता है, यदि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उससे जो एटम डायरेक्टली अटैच हैं, अब ये मान लीजिए कार्बन कार्बन ये वाले कार्बन से ये वाला एटम जो अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन की एटॉमिक नंबर जो होती है वो सेम होती है। तो हम ऐसे तो डिसाइड नहीं कर सकते ना किसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी किसकी सेकंड। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेकंड एटम जो होता है नेक्स्ट एटम पे मूव करते हैं कि यहाँ पे क्या अटैच है। तो यहाँ पे O अटैच है नेक्स्ट एटम और यहाँ पे H अटैच है, तो O का ज़्यादा होगा तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। और थर्ड रूल यही होता है कि अगर फर्स्ट वाला एटम सेम है तो हम सेकंड एटम पे मूव करके देखते हैं उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी तय करते हैं। ये थर्ड रूल हो गया आपका। और फोर्थ रूल क्या होता है, हम डबल बॉन्ड को डबलेट में कन्वर्ट करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपलेट में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये ग्रुप है C, ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये कार्बन है, कार्बन से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कि कार्बन से नाइट्रोजन कितनी बार जुड़ा है, 3 बार जुड़ा है। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये अटैच हो गया नाइट्रोजन, एक ये अटैच हो गया, एक ये अटैच हो गया। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन से भी कार्बन कितनी बार जुड़ा है, 3 बार जुड़ा है, तो ये भी 3 बार जुड़ेगा, एक तो जुड़ा है और 2 बार और अटैच होगा। अब मान लीजिए अगर ये डबल बॉन्ड है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सीजन से कार्बन 2 बार जुड़ा है और कार्बन से ऑक्सीजन 2 बार जुड़ा है, तो पहले तो एक बार ऐसे अटैच हो गया, अब एक बार और यहाँ से ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए। अब कार्बन भी तो 2 बार जुड़ा है तो यहाँ से एक बार और कार्बन अटैच कीजिए। तो ऐसे कन्वर्ट किया जाता है ट्रिपल बॉन्ड को और डबल बॉन्ड को। इसके बाद कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना होता है, नंबरिंग करना होता है, प्रायोरिटी देनी होती है। एक बार फिर से सुन लेते हैं। सबसे पहले जो डबल बॉन्ड से एटम डायरेक्टली अटैच होते हैं उसका हम क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसको हम हायर प्रायोरिटी देंगे और जिसका कम होगा उसको कम प्रायोरिटी देंगे। अब इसके बाद सेकंड रूल क्या होता है, अगर मान लीजिए एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोटोप्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, अगर आइसोटोप्स हैं कोई तो एटॉमिक नंबर छोड़ के हम उसका क्या देखेंगे, मास नंबर देखेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया है, तब मास नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसको हम क्या करेंगे, हायर प्रायोरिटी देंगे। ये हो गया आपका सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या होता है, अगर कार्बन एटम से डायरेक्टली जो एटम अटैच होता है वो सेम होता है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एटम पे मूव करते हैं, तब उसका हम एटॉमिक नंबर देखेंगे और उसके आधार पे क्या करते हैं, प्रायोरिटी तय करते हैं। और फोर्थ रूल होता है, अगर डबल बॉन्ड है डबलेट में कन्वर्ट करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम ट्रिपलेट में कन्वर्ट करते हैं। अब आगे देख लेते हैं और कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब देखते हैं, अगर हायर प्रायोरिटी वाला एटम्स या ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, जेड आइसोमर कहेंगे, और अगर अपोजिट साइड में प्रेजेंट होगा तो उसको हम ई आइसोमर कहेंगे। फिर से सुन लीजिए,
यदि हायर प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड प्रेजेंट होगा तो हम उसको कहेंगे जेड आइसोमर, और अगर अपोजिट साइड में प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे ई आइसोमर। अब देख लेते हैं। द एटम आर ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बोथ द कार्बन एटम अटैच टू द डबल एटम्स attached to the double bond are arranged in order of priority according to sequence rule। सीक्वेंस रूल हम आपको बता दिए हैं, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। इफ़ द ग्रुप ऑफ हायर priority is present on the same side of कार्बन कार्बन double bond then this isomer is called Z, but if it is on the opposite side then the आइसोमर इज कॉल्ड ई। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला सीक्वेंस रूल हमने आपको क्या बताया था कि हम नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन मान लीजिए, ये सेकेंड कार्बन। अब फर्स्ट कार्बन से देखेंगे कैसे नंबरिंग करेंगे फर्स्ट कार्बन का। यहाँ पे देखेंगे ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका क्या होता है 17 होता है। तो हम एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होता है उसको हम हायर प्रायोरिटी देंगे, इसको तब हम फर्स्ट देंगे और इसको क्या करेंगे सेकंड देंगे प्रायोरिटी। अब यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए Br है और नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का 7 होता है, Br का इतना होता है। तो एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा है उसको क्या करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकेंड प्रायोरिटी देंगे। हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड में प्रेजेंट है। ये देखिए ये इस साइड में प्रेजेंट है, ये इस साइड में प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा ई होगा। हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमने आपको बताया था अगर अपोजिट साइड में प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे ई आइसोमर कहेंगे। अब इसका देख लेते हैं प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे। तो इस वाले को देखेंगे तो इसका तो एटॉमिक नंबर के आधार पे आप तय करेंगे, तो इसका ज़्यादा होता है तो इसका फर्स्ट हो जाएगा और इसका सेकेंड हो जाएगा। अब इसमें करेंगे तो इसका देखते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन से ये डायरेक्टली कार्बन अटैच है और यहाँ पे भी डायरेक्टली कार्बन ही अटैच है। तो हमने आपको बताया था जब दोनों समान हो तो हम उसके नेक्स्ट वाले आइटम पे मूव करते हैं, देखेंगे वो कौन सा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे क्या अटैच है ऑक्सीजन अटैच है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम होता है ऑक्सीजन से, तो इसका ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको हम क्या करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और इसको क्या करेंगे सेकंड प्रायोरिटी देंगे। देखिए हायर प्रायोरिटी वाला जो एटम है वो सेम साइड में प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 वाला प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 वाला प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 प्रेजेंट, दोनों सेम साइड में प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या कहेंगे जेड कहेंगे, इसको जेड कहेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इसको दे दिए, इसको सेकंड इसको फर्स्ट देंगे और इसको सेकंड देंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हम आपको ड्यूटेरियम का दिए। हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है ड्यूटेरियम, अब दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है। हमने आपको बताया था जब एटॉमिक नंबर सेम होता है तो हम मास नंबर देखते हैं, इसका तो 1 होता है लेकिन ड्यूटेरियम का क्या होता है 2 होता है। तो हम क्या करेंगे जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो इसको फर्स्ट देंगे और इसको क्या करेंगे सेकंड देंगे। तो यहाँ पे देखिए सेकंड सेम साइड में प्रेजेंट है, फर्स्ट सेम साइड में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे जेड कहेंगे। अब ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, डबल बॉन्ड को जब कन्वर्ट करेंगे उसका एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन है डायरेक्टली अटैच, यहाँ पे क्लोरीन, इसको फर्स्ट देंगे और इसको सेकंड देंगे। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, एक के साथ ये ऐसे कन्वर्ट हो गया। और अगर ओ को कन्वर्ट करेंगे, ये हम समझाने के लिए आपको एग्जांपल लिए हैं, तो ये ऐसे कन्वर्ट कर देंगे इसको, यहाँ से एन लगेगा, तो हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है और नाइट्रोजन अटैच है, तो ये तो सेम हो गया। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट वाला आइटम क्या है, इसका नेक्स्ट वाला आइटम क्या है नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन इससे अटैच हैं और यहाँ पे क्या अटैच है 2 ऑक्सीजन अटैच है इसके।
इससे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और इसको सेकेंड प्रायोरिटी देंगे। अब देखेंगे तो ये अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, देख लीजिए 1 1 2 2 दोनों अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको ई कहेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे इसको फर्स्ट देंगे और इसको सेकेंड देंगे, इसको फर्स्ट देंगे और इसको सेकेंड देंगे, दोनों सेम साइड में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। आई होप ई और जेड नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा, और सीक्वेंस रूल भी हम यहाँ पे आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे, वहाँ पे हमने सीक्वेंस रूल बहुत डिटेल में पढ़ा के रखा है, आप वहाँ से देख कर आइए और इसको समझिए, आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। तो डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले देखेंगे कन्फर्मेशन क्या होता है। स्पेस के अंदर मॉलिक्यूल्स का 3D अरेंजमेंट होता है, जो बॉन्ड के राउंड, सिंगल बॉन्ड के राउंड क्या करते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। सिंगल बॉन्ड के राउंड इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, 3D अरेंजमेंट होते हैं स्पेस में मॉलिक्यूल्स का, और जो क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड। मतलब अगर हम ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके अराउंड अगर रोटेट करते हैं तो ये दूसरा मॉलिक्यूल बन जाता है, रोटेट होके कन्वर्ट होता है। मतलब कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इसीलिए यहाँ पे रोटेशन जो होता है वो पॉसिबल होता है। यहाँ पे देखिए रोटेट करेंगे, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो एक को तो आपको फिक्स रखना है, या तो इसको रखिए या तो इसको रखिए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये वाला फिक्स है, इसको फिक्स रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला फिक्स होगा तो सीधा वाई यहाँ पे भी है, सीधा वाई यहाँ पे भी है, तो ये क्या होगा, ये सीधा वाई बन जाएगा, और ये क्या होगा, कन्वर्ट होके उल्टा वाई बन जाएगा अगर इस बॉन्ड को रोटेट करेंगे। क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसका रोटेशन जो होता है वो पॉसिबल होता है। अब देखते हैं, दिस आर 3D अरेंजमेंट इन स्पेस ऑफ एटम्स in a molecule which are interconvertible by rotation around a single bond। अब इसका देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ये भी क्या होता है, 3D अरेंजमेंट होता है स्पेस में मॉलिक्यूल्स का, लेकिन ये क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता है बॉन्ड के राउंड। बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड के राउंड ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता है, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब क्यों कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड जब होगा तो उसको हम रोटेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे देखिए, ये अगर मान लीजिए ये वाला बॉन्ड है, फिर ये वाला बॉन्ड है, ये दोनों डबल बॉन्ड हैं, और अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो ये वाला अगर रोटेट करेंगे तो ये इसको रोकेगा, ये वाला रोटेट करेंगे इसको रोकेगा, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, और इसमें क्या होता है, कन्वर्जन पॉसिबल होता है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होता है, ये क्यों कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। दिस आर 3D अरेंजमेंट इन स्पेस ऑफ द एटम इन ए मॉलिक्यूल विच आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल बाय रोटेशन अराउंड ए बॉन्ड। बॉन्ड के राउंड इसका रोटेशन जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। अब आगे देख लेते हैं, ये फर्स्ट था डिफरेंस। अब सेकेंड डिफरेंस देखेंगे। इसमें क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना या बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद हमको नया मॉलिक्यूल मिल जाता है। मतलब अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसमें हमें बॉन्ड तोड़ने और बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है और बॉन्ड को बनाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्लिस्ट फॉर्म है, इक्लिस्ट फॉर्म से क्या बना है, स्कैटर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या है, बनाने के लिए इसमें बॉन्ड को तोड़ने की और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। खाली क्या करना है, हमको इस बॉन्ड के राउंड, कार्बन कार्बन बॉन्ड के राउंड रोटेशन करना पड़ता था, ये कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है ट्रांस, और ट्रांस को अगर हमको कन्वर्ट करना है सिस में तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांस को कन्वर्ट करेंगे सिस में तो ये वाला बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से ये वाले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इस वाले बॉन्ड को जब हम तोड़ेंगे, इसको हमको इस साइड में लाना पड़ेगा, CH3 को इस साइड में लाना पड़ेगा, और H को कहाँ जाना पड़ेगा, इस साइड में जाना पड़ेगा, तब क्या बनेगा, ये सिस बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने और बनाने की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे तोड़ने और बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये वैसे ही कन्वर्ट हो जाते हैं एक बॉन्ड के रोटेशन के अराउंड।
Interconversion does not need any bond breaking or making. Interconversion must need bond breaking and making. ये क्या था? ये था कॉन्फ़िगरेशन था और ये था कन्फर्मेशन। अब देखते हैं सेकंड क्या है। कन्फर्मेशन जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर अलग नहीं होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर अलग हो जाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, कन्फर्मेशन जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर अलग हो जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर अलग नहीं होते हैं। These cannot be separated at room temperature. These can be separated at room temperature. अब दूसरा देख लेते हैं, इसको हम false isomer कहते हैं और इसको हम true isomer कहते हैं। These are false isomer, these are true isomer. अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल को हम रोटेट करते रहते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन मिलता है। देखिए इसी को अगर हम देखें यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं, फिर से रोटेट कर रहे हैं इसको तो दूसरा मिलेगा, फिर से रोटेट करेंगे तो दूसरा मिलेगा। इसी प्रकार से इसमें क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन होते हैं। खाली एक सिंगल बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो हमको इनफाइनाइट कन्फर्मेशन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का एक ही कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक मॉलिक्यूल का एक ही कॉन्फ़िगरेशन होता है। A molecule could have an infinite number of conformers. A molecule can have only one configuration. इनके एक ही कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। दैट इज डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इज ए डिफरेंट मॉलिक्यूल। डिफरेंट मॉलिक्यूल के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए। देखिए कॉन्फर्मेशन जो होते हैं उसमें क्या होता है, 3D अरेंजमेंट तो होता है स्पेस में मॉलिक्यूल और एटम का, और ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं बॉन्ड के अराउंड। अब देखेंगे इसमें कन्फर्मेशन में बॉन्ड ब्रेक करने का और बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्ड ब्रेक करने का और बॉन्ड बनाने की ज़रूरत होती है, तभी हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। ये क्या होता है, कन्फर्मेशन जो होता है रूम टेम्परेचर पर सेपरेट नहीं होता है, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है रूम टेम्परेचर पे सेपरेटेड हो जाते हैं। कन्फर्मेशन जो होते हैं उनको हम फॉल्स आइसोमर कहते हैं और जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम ट्रू आइसोमर कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें मॉलिक्यूल को अगर हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करते हैं तो हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स, लेकिन इसमें एक मॉलिक्यूल के एक ही कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। आई होप डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग इसके रिलेटेड कोई भी वीडियो आपका मिस हो गया है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं।